हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो अच्छे क्वेश्चन हैं और जिस तरह से पेपर में पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन और मैचिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को रिलैक्स करके, चित्त को शांत करके इन क्वेश्चंस को सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज जो हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में ही बात करेंगे। और एक मैं बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में लिए हैं हमने जो क्वेश्चन है ना, पहले इंग्लिश मीडियम फिर हिंदी मीडियम, इस तरह से क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में देखना चाहता है या सिर्फ हिंदी में, तो स्पीड अप करके थोड़ा देख लेना, ज़्यादा टाइम ख़राब मत करना। कि अगर आपको दोनों मीडियम में ठीक लग रहा हो तो दोनों, मतलब मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि पहले इंग्लिश है फिर हिंदी मीडियम में वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट 1 और सेट 2 को मैच करना है, ठीक है। और ये इधर है लेवल ऑफ टीचिंग है और इधर है फोकस, कि किस पे फोकस करेगा, कौन सा लेवल टीचिंग का, ठीक है ना। ये बात हमें देखनी है। तो ये क्वेश्चन है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जा रहा है इस तरह से क्वेश्चन, तो हमने बात करी है। तो आपने मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में तो पढ़ा ही है, हमने बहुत बार डिस्कशन कर लिया, आज भी कर लेंगे। एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है, उसके बारे में भी आज नई बात हो जाएगी मुझे लगता है, ठीक है। तो पहले मैच करते हैं। मेमोरी लेवल का तो आपको पता ही है। मेमोरी लेवल कौन सा होता है? रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को रिकॉल करना और तथ्यों को रिकॉल करना, यही तो काम होता है मेमोरी लेवल का। तो यहाँ तो ए आ गया, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है आपको पता है? अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ वाला लेवल, जो रिलेशनशिप बनाए, मतलब फैक्ट्स और उनके बीच मतलब रिलेशन बनाना सीख जाए कि ये किसके कारण हो रहा है, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। तो सी में क्या आ गया? 4 आ गया, ये आ गया, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या आता है? यानी कि टॉप लेवल का होता है, पहले मेमोरी फिर अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, उसमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है उसका सॉल्यूशन करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल याद है ना आपको? तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है? प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात होती है रिफ्लेक्टिव में, ठीक है। और जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट होता है ना, वो क्या होता है? याद रखना, ये स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होती है। इसमें अफेक्ट्स एंड फीलिंग्स की बात होती, फोकस होता है ये, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। अफेक्ट्स और किसकी? फीलिंग्स की बात होती है किसमें? ऑटोनोमस डेवलपमेंट में। तो यहाँ क्या याद रखोगे? ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। क्या होता है? स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। और इसमें किसकी बात ध्यान रखी जाती है? अफेक्ट्स की और फीलिंग्स की, ठीक है। ये है ए, यानी कि ए में 2 आ गया, ठीक है। ये सॉरी, ये बी था, ए में 2, बी में 3, ठीक है। देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन कौन सा जाता है। ए का 2, बी का 3, ये वाला ऑप्शन चला गया। सी इज़ द राइट आंसर, ये वाला आंसर चला गया, ठीक है ना। ये बात हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। ए का 2 था। अब इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हिंदी में कैसी लैंग्वेज होगी। तो प्लीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि किसी का अगर इंग्लिश मीडियम ही देखना है तो इसको स्किप कर दे वो, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आपको हिंदी में क्वेश्चन सही से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? अगर उसको थोड़ा रोटेट करके देख लेना मोबाइल को, ठीक है, क्वालिटी इंक्रीज़ करके। तो इसमें यहाँ पे शिक्षण के स्तर दिए हुए हैं, यहाँ पे उसके किस पे फोकस करेंगे? प्रमुख विषय, ये पहला है स्वायत्त विकास स्तर, जहाँ हम ऑटोनोमस की बात कर रहे थे, तो इसमें आएंगी भाव और भावनाएं, ठीक है। और स्मृति स्तर, ठीक है, जो स्मृति स्तर में आएगी तथ्यों और सूचनाओं को याद करना, ठीक है, ये आएगा। और अवबोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि तथ्यों और उनके उदाहरणों में संबंध देखना, ठीक है। और विमर्श चिंतन स्तर यानी कि समस्या उठाना और समस्या का समाधान करना, ये आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिख रही है ना? प्लीज़ इसको आराम से देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और थोड़ा रोटेट करके देख लेना मोबाइल को अगर आपके समझ में थोड़ा कम आ रहा हो तो, ठीक है। तो ये थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ आप आराम से सेल्फ मोटिवेटेड रहना और चित्त को शांत रखना, सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, टेंशन मत लेना, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आगे है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम, ये कुछ लर्निंग आउटकम है, यानी कि सीखने के बाद जो परिणाम आए हैं कुछ लिखे हुए हैं, लर्निंग आउटकम है। आइडेंटिफाई दोज विच आर सेट टू हाई लेवल आउटकम, ऐसे लेवल है आउटकम, ऐसे जो परिणाम आए हैं सीखने के बाद जो हाई लेवल के हैं वो बताना है, यानी कि बहुत अच्छे परिणाम कौन से हैं लर्निंग आउटकम, इनमें से वो छांटने हैं आपको, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जब भी आप क्वेश्चन करो ना,
तो एक तो दिमाग में होता है एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं कि ये तो आएगा ही नहीं। अगर इस अप्रोच से चलते हो तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से ठीक होने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। दूसरा, जब टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करो तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे से दिमाग को शांत रख के आंसर करने होते हैं, बेस्ट आंसर, ठीक है। तो देखते हैं कि सीखने के बाद सबसे हाई लेवल के आउटकम कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स, तथ्यों को और रूल्स को सीखना। सिर्फ फैक्ट्स को सीखना कोई एक हाई लेवल आउटकम है क्या? आप बताइए, 2 2 4 2, ये तो मेमोरी है, हाई लेवल आउटकम नहीं है। तो ए तो आ ही नहीं सकता, ये तो हम कंफर्म हो गए, ये तो आ ही नहीं सकता, ये हम कंफर्म हो गए। तो हम ऑप्शन में चलते हैं जहाँ ए नहीं है। जहाँ ए है वो तो काट ही देते हैं, ये ए है तो इसको काट दो, यहाँ भी ए है इसको ही भी काट दो। तो अब अपने पास ऑप्शन ए बच गया और ऑप्शन सी बच गया जिसमें से सही ऑप्शन है। अब कई बार नहीं समझ में आता तो एक तो तुक्का 2 में से मारे, ए और सी में से, तो 50% चांस हो गए ठीक होने के। अगर एक भी नहीं काटा आपने तो चारों में से तुक्का मारेंगे तो 25% होएगा ठीक होने के चांस। तो अब चांस ठीक होने के थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं, ए काट दिया, अब हमारे पास ऑप्शन बी ई एफ बचा है और ए बी सी डी बचा है। तो देख लेते हैं कौन सा है, यानी कि बी तो ठीक है ही, ठीक है। शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज, मतलब ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता जो एनालाइज वगैरह करने की कोशिश करे तो सही, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा आउटकम है। कोई एनालाइज करने सीख जाता है तो बड़ा अच्छा आउटकम है ये, ठीक है ना। संश्लेषित करना सीख जाता है, ठीक है। अवेयरनेस, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग, ये ऑप्शन ठीक हो सकता था लेकिन यहाँ ये ऑप्शन नहीं लिया है क्योंकि इससे बेहतर काफ़ी ऑप्शन है। मैंने कहा बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। आगे पढ़ते हैं। इमिटेशन होता है किसी चीज़ का नकल करना, मैनिपुलेशन करना और प्रिसाइज करना, ये अच्छी बात नहीं है। मैनिपुलेशन करना या नकल या अनुकरण ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, आर्टिकुलेशन होता है सही सही बोलना, अभिव्यक्ति, सही से शब्दों को मतलब सही से अपनी अभिव्यक्ति को रख देना। आर्टिकुलेशन मतलब अच्छे से बोलना, सारी चीज़ अच्छे से स्पष्ट कर देना, तो ये तो बहुत अच्छा आउटकम है। और नेचुरलाइजेशन का मतलब है एकदम सहजता, अपनी प्राकृतिक उसमें रहना, ये भी तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा आउटकम है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन, संगठित और चारित्रिक, यानी करेक्टर अच्छा होना, चरित्रीकरण होना, चरित्र अच्छा होना, तो ये अच्छी बात है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, यही तो आउटकम चाहिए ना हमें। और क्या चाहिए? और तो सारी चीज़ें इनके पीछे आ ही जाएगी फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ें अच्छी है तो ये भी ठीक है। तो अब क्या है, बी ई और एफ हमने पास आ गया। देखो इसको हमने शांति से सोच समझ के किया ना तो हो गया, ठीक है। अब आप सोचोगे सर इतना टाइम है क्या? इतना टाइम जब होगा जब आप ऐसे क्वेश्चन कई सारे देख लेते हो ना तो आपकी अप्रोच तेज हो जाती है थोड़ी क्वेश्चन करने की, तो दिक्कत आती नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन चला गया। इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में दिखा देता हूँ कि हिंदी में ये क्या है। नीचे दिए गए अधिगम परिणाम की सूची में ऐसे परिणामों को चिन्हित कीजिए जो उच्च स्तरीय परिणाम कहे जाते हैं। तथ्यों और नियमों का अधिगम, ये तो काट देंगे। विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता प्रदर्शित करना, ये आंसर है। जागरूकता, अनुक्रिया और मूल्यांकन, इसको हमने छोड़ा था कि बहुत और अच्छे आंसर भी हैं इसमें, क्योंकि अभिव्यक्ति और सहजीकरण बड़ा अच्छा है, ठीक है। और संगठन और चरित्रीकरण ये भी बड़ा अच्छा है। तो इसका आंसर आ गया था हमारे पास बी ई और एफ, यानी कि फर्स्ट, ठीक है। ये देख लेना, हिंदी मीडियम वालों भी प्लीज़ देख लेना, ठीक है। आपको सही से दिख रहा होगा ना ये क्वेश्चन? नहीं दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता देना, आगे से हम और देख लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये है पिच ऑफ द टीचर्स वॉइस इन द क्लासरूम इज डिस्क्राइब्ड एज। जो पिच होती है, ठीक है, क्लासरूम में आपने देखा होगा टीचर की वॉइस में जो पिच आती है, कहीं वो किन शब्दों पे ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, किन शब्दों पे ज़्यादा प्रेशर देते हैं, किन शब्दों को थोड़ा लाइटली बोल जाते हैं, यानी कि पिच ऑफ द वॉइस होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? पैरालिंग्विस्टिक। पिच ऑफ द टीचर्स वॉइस इन द क्लासरूम इज कॉल्ड पैरालिंग्विस्टिक, ठीक है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को कहा जाता है प्राभाषिक। स्वराघात को क्या कहा जाता है? प्राभाषिक, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से देखना है, बिल्कुल रिलैक्स रखना है और अपने आप को, चित्त को शांत रखना है, फिर सारी बातें अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं क्योंकि असर्शन और मैचिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए टीचर वांट्स टू इम्प्रूव
कोई अध्यापक इम्प्रूव करना चाहता है, हिज और हर, यानी कि कोई अध्यापिका या अध्यापक इम्प्रूव करना चाहता है एबिलिटी एज ए इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेटर, वो इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेटर के तौर पे अपनी क्षमता को इम्प्रूव करना चाहता है कोई भी अध्यापक अध्यापिका, ही और सी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स। तो ऐसा करने के लिए पहले उनको स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, तभी वो अभिव्यक्ति को इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। ठीक है, ये बात सही है कि नहीं बताओ? आप किसी भी क्लासरूम में जाते हो और आप चाहते हो कि आप क्लासरूम के साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करो, तो इसका सबसे पहले क्या होगा कि आप सबसे पहले जो क्लासरूम के जो स्टूडेंट हैं पहले उनको समझना पड़ेगा आपको कि ये कैसे हैं, किस लेवल की कम्युनिकेशन मुझे करनी है, तभी आप उनके लिए इफ़ेक्टिव होगे ना। अब मान लेते हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके सामने आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश वाली बात कर रहे हो, तो आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे उनके साथ क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे। या फिर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं और उनको आप बहुत हिंदी डिफ़िकल्ट बता रहे हो, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है हिंदी, आप वो बता रहे हो, तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जो आपको फीडबैक भी प्रॉपरली मिले, आप अच्छे से उनसे बात करो, यानी कि आपस में समझ अच्छी हो। तो सबसे पहले इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंड करना चाहिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले, कि स्टूडेंट सबसे पहला काम यही होता है। तो ये बात तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। इसका रीज़न क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता एंड इंटेंट लिसनिंग आर डिसजॉइंटेड प्रोपोजिशंस। ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को समझने की जो क्षमता है और उनको सुनने की, ये आपस में मिलते नहीं है, असंबंध है, डिसजॉइंट है। ऐसी कोई बात है क्या? असंबंध है ये, यानी कि आप सुनोगे नहीं तो उनको समझोगे कैसे, उनकी एबिलिटी कैसे आएगी, मतलब उनको समझने की। ठीक है ना? तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत है। ए ठीक है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई क्या फ्रेंड्स? इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में देख लेते हैं और शायद क्लियर हो जाए आपको, हिंदी में देख लो। ठीक है, यदि कोई शिक्षक कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के रूप में अपने सामर्थ्य में वृद्धि करना चाहता है या चाहती है, तो उसे पहले अपने छात्रों को समझना चाहिए। ठीक है, छात्रों को समझने की जो सामर्थ्य है तथा आश्रित श्रवण असंबंध प्रकथन है, यानी कि आपस में रिलेट नहीं करते, सुनना और उनको समझना, यानी कि सुन के नहीं समझते, एक तरह से ये कह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, सुनोगे तभी तो समझोगे। तो ये बात काट दी थी हमने। ठीक है, तो यही बात थी कि ए ठीक है और आर असत्य है, आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अपने आप को रिलैक्स रखना और शांति से चीज़ों को सुनना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज लिस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एकेडमिक सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों की जो एकेडमिक सक्सेस है उसमें सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन सा है, इसमें ये पूछा है। विद्यार्थियों की जो एकेडमिक सफलता होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन सा है? कोग्निटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि एक तरह संज्ञानात्मक सक्षमता तो होनी चाहिए, ब्रेन की प्रोसेसिंग तो अच्छी होनी चाहिए, ये तो कॉग्निटिव होता है, तो ये तो लिस्ट नहीं आ सकती। ठीक है, ये लिस्ट नहीं आ सकती, ये तो बहुत। इमोशनल कॉम्पिटेंस, भावनात्मक सक्षमता भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सोशल कॉम्पिटेंस, यानी कि सामाजिक सक्षमता भी होनी चाहिए, ये तीनों तो होनी चाहिए, ये लिस्ट नहीं है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एकेडमिक सक्सेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इसमें सबसे लिस्ट है लीगल कॉम्पिटेंस, यानी कि न्यायिक सक्षमता अगर कम हो तो भी चल जाएगा, यानी कि इसमें लिस्ट है, ये है ना, है, ये नहीं कह रहा है नहीं, लेकिन इन सब में लिस्ट है, तो ये आ जाएगा, यानी कि थर्ड। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे राइट आंसर कौन सा है? थर्ड, लीगल कॉम्पिटेंसी, यानी कि न्यायिक सक्षमता। इसी क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है? वो है विधिक सक्षमता। संज्ञानात्मक सक्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, भावनात्मक और सामाजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? मैच करने का है। ठीक है, इसमें मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। तो यहाँ पे ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको ध्यान से देखना, इनका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है मैच करने के लिए। आप अभी भी और भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। कोग्निटिव, कोग्निटिव क्या होता है बताओ? कोग्निटिव क्या होता है?
ब्रेन का प्रोसेस होता है, तो ब्रेन का प्रोसेस होता है तो कॉग्निटिव में क्या होता है, एबिलिटी होती है टू सोल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को सोल्व करने की क्षमता होती है। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम कौन सी होती है, एक तरह से अमूर्त प्रॉब्लम जो फिजिकली आपको दिखाई नहीं दे रही, उस प्रॉब्लम को मतलब एक तरह से ब्रेन की प्रोसेसिंग करके कि अच्छा ये है, अच्छा ये है, मतलब उसकी थिंकिंग बड़ी हाई होती है, फिजिकल ना दिखे तो भी सोच के, यानी कि ये होती है कॉग्निटिव। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई ना, ठीक है। तो ये होती है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब फिजिकली दिखाई नहीं दे रही प्रॉब्लम, लेकिन फिजिकल आपको दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपका जो ब्रेन का प्रोसेस है उससे आप उसमें एबिलिटी है कि वो नहीं दिखाई रही, फिर भी आप में क्षमता है कि उसको आप क्या करो, सोल्व कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव। ठीक है, संज्ञानात्मकता। ठीक है, इमोशनल, इमोशनल क्या होता है, इमोशनल होगी किसी का फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ना, दैट इज इमोशनल। ठीक है, एबिलिटी टू रीड अदर्स फेशियल, दूसरों के जो चेहरों के हाव भाव पढ़ना है, दैट इज इमोशनल। और सोशल में क्या होगा, एबिलिटी टू रिलेट, एक दूसरे को जोड़ना, यही तो होता है सोशल, तो ये होगा सोशल, यानी कि इसमें सी आ गया। ठीक है, कोग्निटिव में यानी कि ये ए आ गया, और इमोशनल में क्या आ गया था, एबिलिटी टू रीड फेशियल, ये वाला यानी कि ये बी आ गया। और वर्बल में क्या आ गया, वर्बल में क्या होता है, वर्बल में मतलब शब्द, वर्ड्स हो गए, तो मतलब वर्बल तो सही रूप से चीज़ों को एक तरह से बता देना स्पष्ट रूप से, इसको कहते हैं आर्टिकुलेट। ठीक है ना, मैंने पहले भी जिक्र किया था, एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडिया, विचारों को सही रूप से बता देना। ठीक है ना, वर्बल वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इसमें डी। ठीक है, इसमें आ जाएगा डी, तो ये राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ए का अपने पास 4 है। ठीक है, बी का अपने पास क्या है, बी का 3 है, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, इन दो में आ रहा है। ठीक है, अब और देख लेते हैं, और देख लेते हैं कौन सा होगा। सोशल में क्या आता है, एबिलिटी, सी का 1, सी का 1 देख लेते हैं कौन से में है, सी का 1 इसमें है। ठीक है, इसमें है, तो ये राइट आंसर हो गया, ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ए का 4 बी का 3 सी का 1 डी का 2। ठीक है, अब ए का 4 आते ही, इसमें तो तीनों में ए का 4 है, देखो यहाँ क्वेश्चन कट नहीं सकता, यहाँ थोड़ा एलिमिनेशन मेथड, लेकिन यहाँ एलिमिनेशन मेथड कहाँ काम करता, आपको एक सिंपल सा वर्ड देखना था, सोशल वाला, देख लो सोशल, सी में एक है, सोशल वही होता है ना, तो एक दूसरे को जोड़े, अगर ये भी पता होता तो सारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाता है। ऐसे फटाफट है ना, आप देख लिया करो कि कौन सी आपको इजी लग रही है, मैच करके फिर ऑप्शन में फटाफट देख लिया करो, अगर ये अप्रोच अपनाओगे तो भी क्वेश्चन ज़्यादा ठीक होने, इसमें सिर्फ एक ही सोशल पता होता है ना, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है, और सोशल लगभग सभी को पता होता है कि क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, बता दो प्लीज़, चलो समझ में आ रहा है। इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं। संज्ञानात्मक क्या होता है, संज्ञानात्मक होता है अमूर्त समस्या का समाधान निकालने की योग्यता। भावनात्मक क्या होता है, दूसरे के चेहरों के हाव भाव पढ़ने की योग्यता। सामाजिक क्या होता है, अन्य के साथ संबंध जोड़ने की योग्यता। और मौखिक होता है विचारों को सुस्पष्ट करने की योग्यता। ठीक है, ये ही क्वेश्चन हमने इंग्लिश में अभी करा था। ठीक है ना फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन हो गया, इसका 2 ही आंसर था ना, अभी बात करी थी। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से लिए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये कह रहा है कि मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन एफिकेसी आर नॉट इंटर रिलेटेड। आप बताओ, ऐसी बात है क्या कि जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशनल एस्पेक्ट है, लर्निंग के और कम्युनिकेशन के, सीखने के और संचार के आपस में रिलेटेड नहीं है? ऐसी बात है? जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लर्निंग अच्छी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो अभिप्रेरणा में लर्निंग और कम्युनिकेशन दोनों रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये इंटर रिलेटेड नहीं है, जबकि आपको क्वेश्चन कह रहा है नॉट इंटर रिलेटेड। ये तो बात तू गलत कह रहा है भाई कि नॉट इंटर रिलेटेड। ये तो लर्निंग और कम्युनिकेशन एफिकेसी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है आपस में। तो ये तो हम ए काट देंगे, ठीक है, ए काट देंगे, यानी कि ए असत्य है, तो ये हो गया ए इज़ फॉल्स, ठीक है। और आर तो ट्रू होगा, फिर इसमें तो ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि वहाँ आर क्लियर कर क्या हुआ, ए पता लग गया ना, बस ठीक है, घर आके क्लियर कर लेना, ठीक है। कम्युनिकेशन इज ए सोशल प्रोडक्ट हैज इट्स ऑन वेरिएबल इन लर्निंग इन्वायरमेंट। ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन एक खुद एक सोशल प्रोडक्ट है, जिससे लर्निंग इन्वायरमेंट में एक चर के रूप में काम करता है, बहुत जरूरी होता है। तो ये बात तो है ही, ठीक है। तो ए गलत हो गया, इसमें आर ठीक हो गया। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं। अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू आपस में संबंध नहीं है, यही काट देते हम।
ठीक है ना, संबंध तो है ही, ठीक है। सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश में अपने चर होते हैं, ये बात ठीक है। तो ए गलत हो गया और आर ठीक है, तो ए सही है और आर गलत है, ठीक है ना। ये बातें सारी समझ में आ गई। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैचिंग से रिलेटेड और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस को पढ़ के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाएं, मैं बार बार कहता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत आराम से समझने के लिए हमें एक एक क्वेश्चन के लिए टाइम चाहिए, ये बात समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन को समझो इतनी अच्छी तरह से कि उसके इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन आओ तो आपकी, मेरा काम मुझे लगता है ये है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको अच्छे से डेवलप करने की मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे नहीं कि आया और आंसर टिक कर दिया, आया और आंसर टिक कर दिया, आया और आंसर टिक कर दिया। इससे आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है मुझे लगता है कि शायद डेवलप ना हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप आराम से देखें, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डाल दिए हैं। अपना टाइम सेव आपको कैसे करना है, आप खुद भी बहुत समझदार हैं। प्लीज़ अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें। एग्ज़ाम के दिनों में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम होगा अगर आप चित्त को शांत रखोगे, रिलैक्स रखोगे और आराम से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अपने रिवीजन को फोकस करें, रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और सब बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।